फिर भी मैं कहता हूं कि ये जो छठा फेज है ये बिल्कुल पहले फेज की तरीके से है, क्योंकि पहले फेज में भी 8 में से 5 सीटें विपक्ष के पास थी, छठे फेज में भी 14 में से 5 सीटें जो है वो विपक्ष के पास थी। यानी ये फेज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। इस बार वो लगातार लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये इनकी कमजोरी है, लेकिन 4 जून को पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी। और दूसरा, संख्या कितनी आएगी, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, अभी तो आशुतोष जी हमारे अन्य विपक्षी लोग बहुत बोल रहे थे, अभी 4 जून तक चांदनी, फिर अंधेरी रात इनके लिए, ये कुछ नहीं। अगर इस बात में लेश मात्र भी दम होता तो राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ते, कहना चाहिए मैं छोटा सा कार्यकर्ता भी खड़ा कर दूंगा, वो जीतेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है 6 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी है। 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा और उत्तर भारत की तेज गर्मी भी वोटर्स का उत्साह कम नहीं कर पा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को हराने का दावा कर रहे हैं और इस डिबेट में भी सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, वो विपक्ष की तरफ से तर्कबाजी करते हैं। लेकिन सुधांशु भी उनसे कम नहीं है और अपने तर्कों के जरिए आशुतोष के हर तर्क को कुतर्क बना देते हैं। दोस्तों, इस डिबेट को अंत तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। संतोष जी लगातार बीजेपी पर निशाना साहब लगातार अपने कामकाज भी गिना रहे हैं, और आज ये जो वोटिंग अब जाकर संपन्न होगी 1 घंटे के बाद, किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा छठवें चरण के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो पुराने मुद्दे थे आज भी वही मुद्दे हैं, और जो 2-3 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो हर सर्वे में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें बेरोजगारी नंबर 1 है, महंगाई नंबर 2 है, भ्रष्टाचार नंबर 3 है। और जब आप इन पर अगर आप आकलन करने की कोशिश करिए तो आपको बिल्कुल साफ पता चलता है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है, और इन सवालों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बचती हुई दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़े अच्छे बयान दिए। पहला बयान उन्होंने दिया कि भाई मैं तो मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, और अगर करूंगा तो सार्वजनिक रूप से जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर बयान दिया, इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं तो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहता। अब ये दोनों बातें इतनी विरोधाभासी हैं कि क्या इन बातों पर लोग यकीन करेंगे? मुझे तो नहीं लगता इन बातों पर कोई यकीन करने वाली बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये जो छठा फेज है ये बिल्कुल पहले फेज की तरीके से है, क्योंकि पहले फेज में भी 8 में से 5 सीटें विपक्ष के पास थी, छठे फेज में भी 14 में से 5 सीटें जो है तो विपक्ष के पास थी। यानी ये फेज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, और जैसे जैसे पहले फेज से छठे फेज तक स्थिति बदलती जा रही है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। आज की तारीख में यह डिबेट खत्म है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लेकर आ रही है। असली डिबेट इसी बात को लेकर यह है, क्या वो 272 का आंकड़ा लेकर आ पाती है या नहीं आ पाती। ये क्या है? 1 नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। हमने कहा 400 पार, तो विपक्षी गठबंधन लगातार बात करने लगे कि 400 आएंगी, 399 आएंगी, 398 आएंगी, या क्या वो ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का एजेंडा तय करते हैं जिस पर विपक्ष के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के आधार पर वो अपनी जीत का दावा भी करते हैं। चित्रा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की इस चुनाव की सबसे बड़ी सफलता यह है कि कोई भी राष्ट्रीय आख्यान वो तैयार नहीं कर पाए। आप 2014 का चुनाव देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को एक राष्ट्रीय फलक पर पेश किया था और पूरी डिबेट उनके इर्द गिर्द थी। 2019 को देखिए, जिस तरीके से नेशनलिज्म के मसले को खड़ा किया, पाकिस्तान को घुसके मारने वाली बात की थी। इस बार वो लगातार लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट कि ये जो 400 पार वाली जो बात है, ये पहले फेज के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस पर जो है दलित तबका, वंचित तबका है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज होता हुआ या उनसे छिटकता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जब विपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट पाएगी, 180 सीट पाएगी, 200 सीट पाएगी, तो इनको लगा कहीं ये बात जनता के मन में बैठ ना जाए, तो फिर से उन्होंने 400 की बात करनी शुरू कर दी, ताकि वो भी कॉन्फिडेंट दिखाए। मुझे लगता है कि ये इनकी कमजोरी है। लेकिन 4 जून को पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब 5 चरणों में तो 310 का आंकड़ा आप लोगों ने दे दिया था। जब 486 सीटों पर अब मतदान संपन्न होने जा रहा है, तो बीजेपी की क्या है स्थिति? देखिए, आज शाम तक जब हमारे पास पूर्ण मतदान होने के बाद फीडबैक आएगा तो स्थिति वही है जो 5 चरणों में दिखाई पड़ा था। छठा चरण उसी प्रक्रिया के तहत उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार की तरफ जनता ले जा रही है। महंगाई की दर इस समय कितनी है? 5%। रिजर्व बैंक कहता है 5% से नीचे स्वस्थ महंगाई की दर होती है। अब चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस शासनकाल के 5 साल बता के जाइएगा जब 5% से कम महंगाई की दर हो। बेरोजगारी की दर 3% है।
कोई 3 साल बता के जाइएगा जब बेरोजगारी की दर 3% से कम हो। तो मुद्दों पे बात करने के लिए अभी मैं बोलूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा कि 25 करोड़ लोगों को बेरोजगारी उस एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला, 11 करोड़ घरों को शौचालय दिया, 16 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 54 करोड़ लोगों को जनधन योजना से जोड़ा, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, चौथा बड़ा स्टॉक चेन बनाया, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाया, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बनाया, चांद के अछूते कोने पे पहुंचाया मान्यवर, और भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनवाया, और अबू धाबी में भी मंदिर बनवाया। जो कहते थे राम मंदिर बनेगा पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो यूएई के साथ कॉरिडोर भी बनवाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2014 में एक अंतर क्या था, आपके साथ आशुतोष जी भी थे, वो अलग हो गए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास अलग हो गए, और साथ में कौन आ गए, लालू प्रसाद यादव जी, डीएमके आ गई, सपा आ गई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गया। और दूसरा, संख्या कितनी आएगी, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, अभी तो आशुतोष जी हमारे अन्य विपक्षी लोग बहुत बोल रहे थे, 2014 में कितनों ने हमें 272 दिया था, जाके देख लीजिए, कोई सर्वे देता हो। 2019 में कितनों ने हमें 282 दिया था, 272 नहीं दे रहे थे साहब। एग्जिट पोल लिखना था आपके इस पैनल पे, प्रदीप गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने 303 दिया था, तो इनको इतनी आलोचना की गई थी कि जिस दिन चुनाव परिणाम आया, मुझे याद है वो भावुक हो गए थे। भावुक हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैंने एग्जिट पोल मैनिपुलेट करने के लिए दिया है, पर वो हकीकत थी। इसलिए अभी 4 जून तक चांदनी, फिर अंधेरी रात इनके लिए। गजब बेइज्जती है। अब आप छोटी सी बात ये देख लीजिए, ये आज का मतदान भारत के इतिहास का ऐतिहासिक मतदान है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब गांधी परिवार ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। सोचिए, यह इतिहास की कितनी बड़ी करवट की तरफ संकेत दे रहा है कि गांधी फैमिली ने पहली बार ऐसा हुआ कांग्रेस के लिए मोहर लगाना या बटन दबाना नहीं किया है। यह अपने आप में दर्शाता। और दूसरा, एक और दृष्टि से यह चुनाव महत्वपूर्ण था कि ऐसा अवसर आया है कि रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का कोई सदस्य हारा है और हारने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दी हो। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इंदिरा जी, संजय जी हारे थे पर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं छोड़ी थी। तो अगर इन दो नजरियों से देखें, और तीसरा एक और चुनाव है, इस चुनाव में एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री चुनाव मतलब उसकी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो जेल से रह के सरकार चला रहा है। मुझे लगता है इन 3 चीजों से देखें तो ये जिसको विचित्र प्रकार की परिस्थितियों में होने वाला एक ऐतिहासिक चुनाव है। और यदि इनकी बातों में दम होता, मैं भी देख रहा था कांग्रेस से कई वरिष्ठ नेता, प्रमोद तिवारी जैसे लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं, अगर इस बात में लेश मात्र भी दम होता तो राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ते। अगर इस बात में लेश मात्र भी दम होता तो अखिलेश यादव जी के लिए यह कहना पड़ता कि कन्नौज भैया आप ही लड़ेंगे तभी जीत पाएगा, आपके परिवार का कोई सदस्य भी नहीं जीत पाएगा। उन्हें कहना चाहिए था मैं छोटा सा कार्यकर्ता भी खड़ा कर दूंगा, वो जीतेगा। तो ये 2 चीजें अपने आप में पर्याप्त थी। और दिल्ली के लिए तो मैं कहूंगा कि केवल 12 साल पहले दिल्ली की सदाएं, जिसमें कहते थे जिनके कूचे में दूसरे को गुनहगार कह के चिल्लाते रहते थे, आज उन्हीं के दिलों में जान से प्यारे की तरह आके बैठ गए और हवाओं और फिजाओं में यह बदलाव आया। तो मुझे लगता है देश की जनता ने सारे परिवर्तन को देखा है और उसका एक ही निर्णय होने जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए को 400 पार तक पहुंचाना। मजा आया।